हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए क्लास 9 गणित मंजरी के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में 90 to 100%, तो ये वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर 1 इज फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, इनकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बताइए। 2x² - 5x + 3। डिग्री क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है इसमें, x। x की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, तो डिग्री भी हो गई 2। इधर देख के बताइए फटाफट से, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है y। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई यहाँ पे 3, तो डिग्री हो गई आपकी 3। इसमें क्या है वेरिएबल, इसमें वेरिएबल नहीं है, इट मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 0, तो डिग्री हो गई आपकी 0। इसमें क्या है आपकी वेरिएबल, वेरिएबल है आपका z, और z की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 1, एक ही z है 1, तो डिग्री हो गई आपकी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। एक कोई भी पॉलिनोमियल आपको लिखना है जिसकी डिग्री 1 हो। तो जैसे यहाँ पे डिग्री 1 आया तो आप इसको भी लिख सकते हैं। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल कौन सा हो गया आपका, पॉलिनोमियल क्या हो गया आपका 4z - 3। इसको भी लिख सकते हो आप, और कुछ भी लिख सकते हो, 4x - 3 भी लिख सकते हो। डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, और या फिर कुछ और भी लिख सकते हो, 4x² - 3x + 2 भी लिख सकते हो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आपको डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बताना है, तो वो क्या लिख सकते हो आप, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल ये है आपका, ये भी लिख सकते हो आप, y³ + 2y - 1, ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि इसकी पावर क्या है 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x की पावर 4 - 3x³ + 6x² - 2x + 7। इसमें आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x³। ये मैंने पहले से लिख दिया है। x² का कोएफिशिएंट, x² कहाँ है इसमें, यहाँ पर है। इसका कोएफिशिएंट इसके साथ क्या है 6 है, 6 प्लस का है, तो प्लस का 6 मींस 6 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x³ कहाँ पर है, x³ ये है, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में 3, वो भी माइनस का है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ इज -3। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट पता चली गया आपको, कोएफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। z कहां पर है इसमें पॉलिनोमियल में, देखो इसमें z है ही नहीं, जहां पर z नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तभी तो z से मल्टीप्लाई करके सब 0, तो कोएफिशिएंट ऑफ z इज 0। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको कांस्टेंट टर्म बतानी है। मैंने बताया था कांस्टेंट क्या होती है, नंबर वैल्यू, और वेरिएबल क्या होता है अल्फाबेट वैल्यू। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसमें, नंबर वैल्यू क्या है 10 माइनस का 10, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी आपकी -10। यहाँ में s की टर्म्स में पॉलिनोमियल दे रखा था, और इस पॉलिनोमियल p को हम लिख लेंगे ps। ps इज इक्वल टू 7s² - 4s + 6। क्लियर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है s इज इक्वल टू 0 पे, तो s के प्लेस पे क्या करना है हमें 0 पुट कर देना है। तो p s के प्लेस पे हम 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 7s², 7 में s², 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगी इसकी -4, s की जगह प्लेस पे 0 रखेंगे + 6, ये दोनों आपके टर्म्स 0 हो जाएंगे, और p0 कितना आ जाएगा, p0 आपका 6 आ जाएगा। सिमिलरली s इज इक्वल टू -3 पे हम निकालेंगे, तो s के प्लेस पे हमें -3 पुट करना है, -3। 7s², 7 -3 का स्क्वायर -4, s के प्लेस पे -3 + 6। क्लियर है। 7 3 3 3 का -3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 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 प्लस, 4 3 12 प्लस 6, 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6, तीनों को प्लस कर लेंगे हम, 63 और 12 हो जाएगा 75 और 6 हो जाएगा 81। तो हमारी p-3 की वैल्यू आ गई है 81। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age.
तो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेंगे हम, जब भी हमें इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम दी होगी तो हम ये देखेंगे कि किसकी एज पे दूसरे की एज जो है डिपेंड कर रही है। तो वही आप ये समझ लीजिए कि जिस पे डिपेंड करेगा तो वही क्या हो जाएगा, हमारा मेन कैंडिडेट हो जाएगा, और उसी की वैल्यू आपको लेट करनी होती है। तो क्या प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज, यानी कि सलील की एज पे वो डिपेंड हो रहा है। तो इसका मीन्स मेन कैंडिडेट कौन हो गया, सलील्स हो गया, सलील्स प्रेजेंट एज हो गई, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को हम x लेट करेंगे। तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x, लेट सलील्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। ओके, अब मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, यहां पे प्रेजेंट लिख लेंगे, मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी आपकी, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स एज, यानी कि 3 टाइम्स इसका, तो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब आगे है आपका आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 इयर्स, उन दोनों की एजेस को ऐड करके हमारा 70 इयर्स आता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले आफ्टर 5 इयर्स हम निकाल लेंगे दोनों की एज कितनी होगी। तो यहां पे हम लिख देंगे अपना आफ्टर 5 इयर्स क्या हो जाएगी, सलील की एज कितनी हो जाएगी, सलील्स एज, यहां पे हम लिख देंगे सलील्स एज, और यहां पे हम लिख देंगे मदर्स एज। 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज सलील की x है, 5 साल बाद वो कितने साल का होगा, जितने भी साल का है वो उसमें क्या होगा 5 प्लस हो जाएगा, उतने ही साल का वो 5 इयर्स बाद होगा। ऐसे ही तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, मदर्स की एज 3x है, 5 साल बाद मदर कितनी एज की होगी, मदर होगी 3x प्लस 5 एज की। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर, 5 साल बाद दोनों की एजेस को ऐड करके, यहां पे आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज को प्लस करेंगे और ऐड करके कितना आना चाहिए 70। क्वेश्चन में हमें ये क्या रखा है, यहां से हमारी x की वैल्यू हमें मिलेगी 3x प्लस x हो जाएगा 4x प्लस 5 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70, 4x हो जाएगा 70, इधर जाएगा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा आपका 60, और x हो जाएगा 60/4, कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 15। तो आंसर नहीं आया अभी, ये आपकी क्या है, x की वैल्यू आई है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यहां पे लिख लेती हूँ, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब x की इस 15 वैल्यू को कहां पुट करना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज में, तो यानी कि प्रेजेंट एज x सलील्स की एज कितनी हो गई 15 इयर्स, एंड मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x, 15 3 जा 45 इयर्स। क्लियर है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. तो जब भी हमें रेशियो भी गिवन होता है, किसी भी दो इंटीजर का रेशियो गिवन होता है, तो हम उसको रेशियो की ही फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, रेशियो में दे रखा है 2:5, तो दो इंटीजर क्या लेट करेंगे हम 2x एंड 5x। तो 2x एंड 5x लेट करने के लिए 2x क्या हो जाएगा हमारा स्मॉलर इंटीजर, और 5x क्या हो जाएगा हमारा लार्जर इंटीजर। तो यहीं पे यही चीज लिखेंगे हम, लेट लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5x, एंड स्मॉलर इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा 2x। दोनों इंटीजर हमने लेट कर लिए। अब पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे रखा है 63। तो 5x माइनस 2x हमें क्या गिवन है 63। यहां से हमारी इक्वेशन बन गई है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5x माइनस 2x क्या हो जाएगा 3x, 63
और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63/3, इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू आ जाती है 21। अब x की वैल्यू आगे हमें क्या दिया, फाइंड द टू इंटीजर, दोनों इंटीजर हमें फाइंड करने हैं। इंटीजर हमारे ये थे स्मॉलर इंटीजर और लार्जर इंटीजर, तो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे हमारे जो कि हमें फाइंड करने हैं, 5x एंड 2x है। 5x हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 21, 105, और 2x क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 21, 42। Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, देखो रूबी के पास 3 times as many 2 rupees coins है as she has 5 rupees coin, यानी कि रूबी के पास जो मनी है वो 5 रुपी कॉइन पे डिपेंड कर रही है। 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 rupees coin, जो 2 rupees के कॉइन्स है वो 5 rupees के कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो 5 रुपीज पे डिपेंड कर रही है, यानी कि मेन कैंडिडेट क्या हो गए आपके 5 रुपीज। तो यहाँ पे हम किसे लेट करेंगे, 5 रुपीज को x लेट कर लेंगे। तो लेट 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू x। लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन is equal to x। अब Ruby has 3 times as many 2 rupees coins as she have 5 rupees coins, तो number of 2 rupees coins क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला गया था 3 times, तो क्या हो गया 3x। If she has a total 88 rupees, टोटल उसके पास कितना है 88 रुपीज है। टोटल कैसे करेंगे हम, 5 रुपी कॉइन्स के तो कितने हैं x कॉइन्स हैं आपके पास, 5 रुपीज के x कॉइन है, प्लस करेंगे 2 रुपीज के 3x कॉइन्स हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट हमें गिवन है 88। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x, ये समझ में आई आपको इक्वेशन, सिंपल है। आपके पास टोटल मनी कैसे निकालेंगे, आपके पास 5 रुपीज कॉइन्स के जितने भी कॉइन्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करके तो पता चलेगा कितने रुपीज हैं, ऐसे ही 2 रुपीज के जितने भी कॉइन्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके कितने रुपीज है, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल मनी आ जाएगी 88। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 88, प्लस करेंगे 11x इज इक्वल टू 88, इधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करके आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8। अब जैसे कि हमें निकालना था हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप, इस टाइप के कितने कॉइन्स हैं आपके, तो यही लिखेंगे हम क्या 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपीज कॉइन्स को हमने x लेट किया था, वो कितने हो जाएंगे 8, और 2 रुपीज कॉइन्स को हमने क्या लेट किया था, 2 रुपी कॉइन्स हमारे हैं 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हम फाइंड भी कर सकते हैं, 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 into 8 24, तो यहाँ ये आ जाएंगे 24। A farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes। एक फार्मर क्या कहता है 300 फीट की फेंस को कट करता है 2 डिफरेंट साइजेस में। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन किए हैं दोनों। क्या हो रहा है, द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece। तो मेन कैंडिडेट कौन हुआ इसमें, शॉर्टर पीस पे डिपेंड करता है। लॉन्गर पीस इज 4 times, लॉन्गर पीस क्या है 4 times है एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस का, शॉर्टर पीस का 4 times है, यानी कि शॉर्टर पीस को हमें लेट करना पड़ेगा x। तो लेट, जैसे कि हमें फाइंड करना है हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, तो लेंथ उसकी फाइंड करनी है। लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस बी x feet। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस क्या हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे क्या है आपका 300 फीट का फेंस है, द लॉन्गर पीस इज 4 times द शॉर्टर पीस, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी 4x फीट। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है फार्मर कट्स 300 फीट फेंस, 300 फीट की फेंस को उसने 2 पार्ट्स में कट किया। लॉन्गर पीस ये है और शॉर्टर पीस ये है, और इन दोनों में किसको कट किया 300 फीट को, यानी कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं
तो क्या आ जाएगा हमारा, जितनी लेंथ हो गई 300 फीट की फेंस को इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया उसने, तो क्या करेंगे प्लस करके आ जाएगा 5x आपका 300, x की वैल्यू हो जाएगी 300 अपॉन 5, कैंसिल करके आ जाएगा आपका 60, x की वैल्यू आ गई आपकी 60। हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, दोनों पीसेस की आपको लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ आपको दे रखी है x एंड 4x निकल जाएगा, यहाँ से 4x भी निकाल सकते हो आप, 4x क्या हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से 240, तो लेंथ क्या आ जाएगी आपकी, हाउ लॉन्ग आर द टू पीसेस, तो शॉर्टर पीस की लेंथ हो गई ये और लॉन्गर पीस की ये हो गई, ठीक है। लेंथ ऑफ द शॉर्टर पीस क्या हो गई आपकी 60 फीट एंड लेंथ ऑफ द लॉन्गर पीस क्या हो जाएगी हमारी 240 feet. If the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? तो अब किस चीज को लेट करेंगे, आप खुद वीडियो को पॉज करें और चेक करके बताएंगे किस चीज को लेट करेंगे हम इसमें। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width, width पे डिपेंड कर रही है लेंथ, यानी कि मेन कैंडिडेट इस बार क्या हुआ width हुआ, तो width को हम क्या लेट करेंगे x, let width of the rectangle be x, इस बार हमने width को लेट कर लिया x सेंटीमीटर। अब लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, बताओ लेंथ क्या हो जाएगी, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, लेंथ क्या होगी 3 मोर देन, 3 मोर के लिए हम प्लस करेंगे 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ को ट्वाइस करेंगे 2x, विड्थ x है उसको ट्वाइस करेंगे मींस 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया और 3 मोर देन का इसमें 3 प्लस कर दिया, ये हो गई आपकी विड्थ। आगे हमें दे रखा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, जो रेक्टेंगल का वो पेरीमीटर बोल रहे हैं कितना है, वो है हमारा 24। अब आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो मैं बता देती हूँ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, ये होता है आपका रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेथ, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2l प्लस b, ठीक है। यहाँ ब्रेथ को इस क्वेश्चन में ब्रेथ की जगह क्या बोला गया, विड्थ बोला गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेरीमीटर आपका होता है 2l प्लस बी, पेरीमीटर आपको दे रखा है 24, 2l लेंथ हो गया आपका 3 प्लस 2x, b ब्रेथ, विड्थ हो गया आपका x, सॉल्व कर लेंगे 24, ये देखो पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है 2, इधर आ जाएगा डिवाइड में 3 ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस x हो जाएगा 3x, यहाँ कैंसिल करके आ जाएगा 12, 12 2 24, मतलब ऐसे कट जाएगा 2 1 2 2 2 4, 3 प्लस 3x, 3 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, 3 3 का 9, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें क्या निकालना था, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस क्या है हमारी, विड्थ हो गई ये और लेंथ हो गई ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विड्थ कितनी आ गई हमारी, विड्थ हमने x लेट की थी, विड्थ आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है तो आंसर भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, और लेंथ आ जाएगी आपकी, डायमेंशंस में लेंथ और ब्रेथ निकालनी होती है, लेंथ हो जाएगी आपकी 3 प्लस 2x, 2x आया है आपका 3 प्लस 6 यानी कि आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, सरिता एक बुक को रीड करती है जिसके पेज कितने हैं 500 है। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, 20 पेज वो डेली पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद
उसकी बुक के कितने पेज पढ़ने से रह जाएंगे। एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न, इसको एक लीनियर पैटर्न के साथ एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे बुक के, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे हमारे 500। शी रीड 20 पेजेस एवरी डे, यानी कि एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज पढ़ती है। तो नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन वन डे, एक दिन में वो कितने पेज पढ़ती है, 20 पेज पढ़ती है। अब उसके बाद हमें बताना है हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे। हम कैसे निकालेंगे, जब हमें पता चलेगा कि 15 डे में वो कितने पेज पढ़ती है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेजेस शी रीड इन 15 डेज, 15 डेज में कितने पढ़ेगी, जब वन डे में वो 20 पढ़ रही है तो 15 डे में कितने पढ़ेगी, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300 पेज वो 15 डेज में पढ़ेगी। अब हमें बताना है कितने पेज बचेंगे 15 डे के बाद, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 डेज के बाद कितने पेज बचेंगे, 500 टोटल पेज थे, 300 15 डेज में पढ़ लिए तो कितने बचेंगे, 200 पेज बचेंगे 15 डे के बाद। एक्सप्रेस एज ए लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न से इसको आपको एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे लीनियर पैटर्न से एक्सप्रेस, लीनियर पैटर्न नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, हम लिख लेंगे लेट डी इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को हमने अगर डी से रिप्रेजेंट कर लिया तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है लीनियर पैटर्न किसके लिए, नंबर ऑफ पेजेस, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज निकाला ना हमने, इसी के लिए हमें पैटर्न बताना है। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर डी डेज, हमने डी लेट किया ना तो डी डेज, तो देन नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, अगर डी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ डेज को तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट क्या हो जाएंगे आपके, पी लिख लेती हूं मैं, पेजेस लेफ्ट है क्या हो जाएंगे, देखो आपने क्या किया था यहाँ पे, आपके नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने थे, 500 थे, 500 तो थे, उसमें से कितने बचेंगे आपके डी डेज के बाद कितने बचेंगे, एक दिन में कितने पढ़ रहे हैं 20 पढ़े जा रहे हैं, डी डेज में कितने पढ़े जाएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय डी पढ़े जाएंगे और उसी को हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न और ये हो गया आपके वन डे में, ये हो गया आपका 15 डे में। और हमें बताना था, सॉरी हमें बताना था हाउ मेनी पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, ठीक है। और ये हो गया आपका लीनियर पैटर्न। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, एक प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ, और 1 मंथ में वो प्लांट 0.5 फीट और बड़ा हो जाता है हर ईच मंथ, यानी कि हर मंथ में वो 0.5 फीट बड़ा होता जाता है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, इसके 3 पार्ट्स हैं, इसमें हम फर्स्ट पार्ट को पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या बता रखा है कि एक प्लांट की हाइट कितनी है 1.75 फीट है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, ये सबसे पहले हमारी हाइट है तो मैं इसको लिख लेती हूँ इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट क्या है आपकी 1.75 फीट है। अब प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है 0.5 फीट हर मंथ में, तो यानी कि 1 मंथ में वो कितना ग्रो हो रहा है 1.5 फीट। तो मैं यहां पे लिख देती हूं ग्रोथ इन 1 मंथ 0.5 फीट। हमें बताना है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी। तो एक तो उसकी इनिशियल हाइट है, प्लांट की जो हाइट है वो तो होगी, और हर मंथ 7 मंथ तक वो 0.5 क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी। तो 7 मंथ में कितना ग्रोथ करेगा, पहले मैं ये निकालूंगी ग्रोथ इन 1 मंथ हमारी इतनी हो गई। अब हम देखेंगे ग्रोथ इन 7 मंथ क्या होगी हमारी, जब 1 मंथ में हमारा 0.5 है तो 7 मंथ में हमारा क्या होगा 0.5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 1 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगी, तो क्या हो गया ये 3.5 फीट। इतनी ग्रोथ होगी 7 मंथ में। हाइट कितनी होगी, इनिशियल इतनी थी
1.75 पहले थी और उसमें 3.5 और बढ़ जाएगी 7 मंथ में, तो उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फाइनल हाइट आ जाएगी, हाइट आफ्टर 7 मंथ। हाइट आफ्टर 7 मंथ हो जाएगी, प्लांट की इनिशियल हाइट आपकी 1.75 है, प्लस 7 मंथ में ग्रोथ हो जाएगी 3.5, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो 7 मंथ में उसकी हाइट जितनी होगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 5 12 5.25 फीट। हाइट आफ्टर 7 मंथ क्या हो जाएगी आपकी प्लांट की, 5.25 फीट। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। टी यानी कि टाइम जो है आपका 0 to 10 मंथ तक बढ़ रहा है। प्लांट की इनिशियल हाइट आपकी इतनी है और मंथ में 1 मंथ में 2 मंथ में 3 मंथ में वो 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है। आपको उसके लिए टेबल बनानी है 10 मंथ तक की, 0 से 10 मंथ तक की, एंड show that how the height increases every month। ये हाइट एवरी मंथ कैसे कैसे आपकी इंक्रीज हो रही है उसके लिए आपको टेबल बनाना है। तो हाइट और क्या चाहिए आपको, टाइम पीरियड चाहिए मंथ में, तो हमने लिख लिया टाइम टी इन मंथ, एंड आपका हाइट हो गई हमारी एच। ठीक है, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहले 0 टाइम जब 0 था, 0 मंथ में, यानी कि इनिशियल हाइट जो थी, उसकी हाइट कितनी थी प्लांट की, इनिशियल हाइट 1.75 फीट। ठीक है, तब आपका क्या था, 0 मंथ था। जब आपका 1 मंथ हुआ तो क्या हो गया, 1.15 में आपका क्या हुआ, 1.75 में आपका 0.5 और प्लस हो जाएगा फर्स्ट मंथ में जितनी प्लांट ग्रो करेगा, और इसको हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.25 फीट। क्लियर है, इसको प्लस करके, प्लस करना आपको आता ही होगा, मैं एक बार बता देती हूँ। 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 5 7 और 5 12 का 2.25, इस तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के इसको हम प्लस कर लेंगे। सिमिलरली सेकेंड मंथ में अब प्लांट इतना है, 2.25 है, सेकेंड वाले मंथ में भी कितना होगा, 0.5 इंक्रीज करेगा, तो इसको प्लस कर लेंगे हम, प्लस करके कितना आ जाएगा हमारा, ये 2.75 आ जाएगा। थर्ड मंथ में इसमें फिर से हम 0.5 ऐड कर देंगे, अब की बार क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो 1.75 था, फिर इसमें 0.5 प्लस किया तो क्या है 2.25, फिर 2.75, अब क्या आ जाएगा 3.25 आ जाएगा जब हम इसमें 0.5 प्लस करेंगे, तो फिर जब हम इसमें 0.5 प्लस करेंगे ये 3.75 आ जाएगा, फिर इसमें 0.5 प्लस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 4.25, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 4.75, 4.75 में 0.5 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 5.25, इसमें 0.5 प्लस करेंगे ये आ जाएगा 5.75, 5.75 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, एंड 6.25 में 0.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6.75। इस तरह से हम टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन कितने रुपीज का है, आप खरीदा गया है 10,000 रुपीज का खरीदा गया है, ठीक है, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। अब उसकी वैल्यू जो है हर ईयर में 800 रुपीज कम हो जाती है, तो क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो आज वो फोन कितने रुपीज का खरीदा गया है, 10,000 रुपीज का, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी फोन की, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोन हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज। क्लियर है। अब क्या उसकी वैल्यू हर साल कम होती जाएगी, जो भी जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो पहले साल उसकी वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाएगी, एवरी ईयर कम होगी, यानी कि वैल्यू डिक्रीज इन 1 डे कितना होगा आपका 800 रुपीज। तो मैं यहां पे लिख लेती हूं वैल्यू डिक्रीज इन ईयर, डे नहीं ईयर, 1 ईयर में कितनी डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू 800 रुपीज। क्लियर है। अब हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद उस फोन की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो पहले हम पता करेंगे कि 3 ईयर के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, कितनी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज इन
3 इयर्स क्या हो जाएगी हमारी, 1 ईयर में 800 डिक्रीज हो रही है, 3 ईयर में कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपीज। इतनी आपकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू 3 ईयर में। हमें बताना है वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, तो कितनी रह जाएगी, वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स कितनी रह जाएगी, पहले वैल्यू कितनी थी 10,000, माइनस कर देंगे 3 ईयर में 2400 कम हो जाएगी और इसको हम माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 7600। तो 3 मंथ के बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी फोन की, 7600। क्लियर है। सेकेंड पार्ट है, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 इयर्स। एक टेबल बनानी है आपको टी की वैल्यूज के लिए, जो टी की वैल्यूज क्या है आपकी 0 to 8 इयर्स जा रही है, यानी कि टी क्या है आपका टाइम है, इन इयर्स हमने ले लिया है 0 to 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने ले लिया है। एंड शो हाउ द वैल्यूज ऑफ फोन वी, वैल्यू ऑफ फोन वी डेप्रिसिएट्स विद टाइम, वैल्यू ऑफ फोन वी टाइम के साथ साथ कैसे कम होती जा रही है, ये आपको इस टेबल में बताना है। ठीक है, एक तरफ ले लिया हमने टी, एक तरफ वैल्यू ऑफ द फोन टाइम के साथ कैसे कैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ये आपको यहाँ पे शो करना है। तो जब टाइम आपका 0 था तो फोन की वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू कितनी थी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज का फोन था। अब क्या हुआ, वैल्यू एवरी ईयर आपकी कितनी हो रही है 800 रुपीज कम हो रही है। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा आपका 10,000 रुपीज पहले से थी, माइनस कर देंगे 800 रुपीज कम हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9,200 आ जाएगी। क्लियर है, 9,200 रुपीज। ठीक है, ये सब रुपीज में आएंगे आपके। अब सेकेंड मंथ में क्या होगा वैल्यू आपकी, अभी फर्स्ट मंथ में कितनी है, फर्स्ट मंथ के अंदर 9,200, अब 800 और माइनस हो जाएगी नेक्स्ट ईयर आपकी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 9,200 में से 800 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,400 रुपीज। क्लियर है, ऐसे ही क्या करेंगे हम 8,400 से नेक्स्ट ईयर कितना होगा 800 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 7,600, इसमें से 800 माइनस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर 6,800 से 800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000, फिर इससे 800 माइनस करेंगे आ जाएगा 5,200, 5,200 से 800 और माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 4,400, और 4,400 से 800 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 3,600। तो ये इसी के साथ ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाती है। 3,600 आपके 8 मंथ के बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी। तो नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट इज फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। अब वी और टी को रिलेट करने वाला आपको एक्सप्रेशन देना है। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फोन क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू ऑफ द फोन क्या हो जाएगी आपकी 10,000 तो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, उसमें से डिक्रीज होती जा रही है, माइनस होती जा रही है 800 रुपीज एवरी ईयर। ईयर आपका चेंज हो रहा है, 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, तो यानी कि टी यहाँ पे ले लेंगे टाइम। जब टाइम 1 होगा तो क्या होगी 800 माइनस हो जाएगी, टाइम 2 होगा तो 800 को 2 बार माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमारा क्या होगा, ये आपका आ जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन इसके लिए। ठीक है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। तो वी और टी को रिलेट करने वाला ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका आ गया। एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो ये लीनियर डिके क्यों आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा रहा है, कैसे ये लीनियर डिके है ये आपको बताना है। तो क्यों है ये लीनियर डिके, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द फोन है आपकी वो डिक्रीज हो रही है आपकी एवरी ईयर, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिक्रीज हो रही है आपकी, एवरी ईयर डिक्रीज हो रही है, हर 1 ईयर में आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये कांस्टेंट है, फिक्स है, हर ईयर आपकी डिक्रीज होती जा रही है। टी की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो वो फिक्स एवरी ईयर हर 1 मंथ में आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए और क्या कितना डिक्रीज हो रहा है वो भी आपका क्या है फिक्स्ड अमाउंट है, 800 रुपीज हर मंथ, हर ईयर आपका 800 रुपीज डिक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट अमाउंट है। इसीलिए इसको क्या करते हैं लीनियर डिके की फॉर्म में, इसीलिए इसको लीनियर एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या है लीनियर डिके है। तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम
This represents linear decay because value of the phone decrease a constant amount. Constant amount से वो decrease हो रहा है 800 rupees for an equal time interval और हर साल वो decrease हो रहा है, हर 1 year में time interval भी क्या है आपका equal है. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है complete. The initial population of village is 750. ये village है, इसमें जितने भी लोग हैं इनको काउंट करके कितना आता है 750 आता है. पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग हैं विलेज में 750. Every year 50 people move from a nearby city. Nearby city से 50 people every year move करते हैं to the village. ठीक है, तो 50 year और 50 people जो है इसमें और आ जाएंगे विलेज में. ठीक है, एवरी ईयर. तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे हम. इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750. इनिशियल पॉपुलेशन हमारी है 750. इनिशियल पॉपुलेशन हो गई विलेज की 750. उसके बाद है 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज. 50 पीपल इसमें एवरी ईयर मूव कर रहे हैं. ठीक है, एवरी ईयर यहां आपका स्टार्टिंग में दे रखा है एवरी ईयर. तो हम लिख लेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज. Population increase in 1 year. 1 year में कितनी population increase हो रही है 50. 1 year में 50. एवरी ईयर 50 पीपल आ जाता है. फर्स्ट ईयर में 50 पीपल आएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 50 पीपल आएंगे. ऐसे ही करके 1 ईयर में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी 50. अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर. 6 ईयर्स के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी. तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि पॉपुलेशन 6 ईयर में इंक्रीज कितनी होगी. तो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज इन 6 ईयर्स. 1 ईयर में 50 इंक्रीज हो रही है, 6 ईयर्स में 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 300 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि अभी इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और 6 ईयर बाद पॉपुलेशन कितनी होगी 750 प्लस 300 जितने इंक्रीज हो जाएगी. यही निकालना है हमें पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर. पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी. इनिशियल पॉपुलेशन 750, 6 ईयर में इंक्रीज होगी 300 और दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारा 1050. ओके, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट इज मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी. एक टेबल बनानी है टी की वैल्यूज के लिए वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स. टी लिया है हमने ईयर्स में, 0 से लेके 10 तक. इसके लिए हमें टेबल बनानी है. एंड शो हाउ द पॉपुलेशन टी इंक्रीज एवरी ईयर. तो क्या साइड में लेना है टेबल में, क्या दिखाना है हमें पॉपुलेशन टी कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है. तो जब टी 0 था, 0 ईयर्स, इट मींस इनिशियल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी. जब टी 0 था तो इनिशियल पॉपुलेशन हमारी थी 750. नेक्स्ट ईयर अब क्या होगा 1 ईयर के बाद, इन ईयर्स में है, जब 1 ईयर हो जाएगा तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1 ईयर के बाद. पॉपुलेशन इंक्रीज शो कराना है आपको यहाँ कि कितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है. शो द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर. हाउ द पॉपुलेशन कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये नहीं पूछा कितनी इंक्रीज हो रही है, ये तो पता ही है कि 50 इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पूछा हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज, कैसे इंक्रीज हो रही है. तो 50 इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा आपका 800. ऐसे ही नेक्स्ट ईयर हमारी 800 में प्लस 50 फिर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा 850. नेक्स्ट ईयर 3 ईयर के बाद फिर हमारा 850 में 50 फिर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 900. अच्छा, इसको एक तरीके से और हम कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको. या तो हम उसमें सीधे 50 प्लस किया, नेक्स्ट ईयर फिर हम 750 में 50 इंटू 2 प्लस कर सकते हैं. नेक्स्ट ईयर फिर 750 में 50 इंटू 3 प्लस कर सकते हैं. ऐसे ही सो ऑन करके भी कर सकते हैं और सीधा इसमें भी 50-50 कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चंस में इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले 50 प्लस किया प्लस फिर 50 प्लस 50 इंटू 2 प्लस किया, इसी में फिर इसी में 50 इंटू 3 प्लस किया. ऐसे करके भी हमारा सेम ही आंसर आएगा. हम 900 में 50 प्लस करेंगे. अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 950, फिर हमारा आ जाएगा 1000, फिर हमारा आ जाएगा 1050, फिर हमारा आ जाएगा 1100, देन 1150,
then 1200 and then 1250. Find an expression that relates P and T and explain why it represents linear growth. P और T में आपको रिलेशन बताना है. पॉपुलेशन P हमारा था कितना, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी, और क्या हो रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी. कितनी इंक्रीज हो रही थी, 50 इंक्रीज हो रही थी एवरी ईयर. अब इन P और T में रिलेशन बताना है. T क्या था, टाइम था. एवरी ईयर, तो T से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. जब T 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगी 750. T 1 होगा तो 1 ईयर में कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन, 50. इसको मल्टीप्लाई करके 50 आ जाएगा. T 2 होगा तो 100 पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. तो इसी तरह ये हमारा क्या आ गया, इसमें रिलेशन आ गया. एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. तो पहले मैं बता देती हूँ लीनियर ग्रोथ क्यों ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. फिक्स्ड, एक फिक्स्ड है 50, वही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन इंक्रीज इन कांस्टेंट अमाउंट, और टाइम इंटरवल में कितना है, इक्वल है. हर एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, यानी कि हर 1 ईयर के बाद वो 50 इंक्रीज हो रही है. तो टाइम इंटरवल भी क्या है आपका, फिक्स है. तो इसी चीज को लिखेंगे हम. This represents linear growth because population increases constant amount. Constant amount में population आपकी increase हो रही है, 50-50 increase हो रही है in an equal time interval. Time interval भी क्या है आपका, equal है, every year increase होगा. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फॉरेनहाइट प्लस B. डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट में ये रिलेशन आपको गिवन है, इसको नोट कर लेते हैं हम. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फॉरेनहाइट, इसको हम डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे, इसको डिग्री फॉरेनहाइट प्लस B. फाइंड A एंड B. A और B की आपको वैल्यू निकालनी है. गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फॉरेनहाइट. आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे. मींस उसकी जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, और 32 डिग्री फॉरेनहाइट है तो डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू 32 हो जाएगी. एंड वाटर बॉइल्स, और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फॉरेनहाइट. यानी कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू अब की बार 100 हो जाएगी और डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू अब की बार 212 हो जाएगी. तो दो केस की आपको दो कंडीशन आपको दे रखी है. केस फर्स्ट में हम करेंगे क्या, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 32 है, और उसकी A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32A प्लस B. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. केस सेकेंड. दूसरा केस क्या दे रखा है हमें, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हो गई 100 एंड 212 डिग्री फॉरेनहाइट. डिग्री फॉरेनहाइट की जगह क्या आ जाएगा, 212 A प्लस B. ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड. अब सिंपली आपको इन्हें सॉल्व करके A एंड B की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे हम, ये 100 है तो इसमें ये इक्वेशन बड़ी दिख रही है तो इसमें से हम फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे. इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू 212 A प्लस B. इसमें से माइनस हो जाएगी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B. जब भी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं. ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सब प्लस के हैं सब माइनस हो गए. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 में से 0 क्या क्या बचेगा, 100 बचेगा. 212 में से 32 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ 1 बचेगा तो कैरी लेंगे, बोरो लेंगे. 11 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 8. ठीक है. अब क्या करेंगे, 180 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में. तो A की वैल्यू आ जाती है यहाँ 2 9 18, 2 5 10. तो A की वैल्यू आ जाती है हमारी 5/9. B की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं. तो मैं इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में हम A की वैल्यू रखेंगे 5/9. 0 इज इक्वल टू 32
5/9 प्लस b 0 इज इक्वल टू 32 इंटू 5 क्या हो जाएगा आपका 160/9 सॉरी प्लस b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 160/9। देखो इधर प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, और फिर मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया। तो ये हो गई a एंड b की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई है 5/9 एंड b की वैल्यू आ गई -160/9। Draw the graph of the following sets of lines. In each case, reflect on the role of A and B. आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 4x दे रखा है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 4x। इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद A एंड B का रोल शो करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहली इक्वेशन हमारी हो गई y इज इक्वल टू 4x। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ छोटा सा टेबल बना लेती हूँ। उसके लिए इसी इक्वेशन में हम x की जगह x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। x और y की वैल्यू 2 नंबर हो जाएंगे हमारे पास, तो वो हमारे पास पॉइंट्स आ जाएगा। उसी पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करके शो करेंगे। तो x की वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम रखेंगे 0, आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं जनरली आपको 0 और 1 रख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि y भी आ जाएगा 0। जब x की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 1 जा 4। क्लियर है। अब इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू 2x। इसके लिए भी हम पॉइंट्स निकाल लेंगे। जब हम x की जगह रखेंगे 0 तो 2 इंटू 0 y भी आएगा 0। जब x की जगह रखेंगे 1 तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 y आ जाएगा 2। क्लियर है। सेकंड है हमारी, थर्ड है हमारी y इज इक्वल टू x। इसी तरह से हम इसके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे, x एंड y। x की जगह 0 रखेंगे तो y 0, x 1 रखेंगे तो y 1। ठीक है, चाहे तो कुछ और वैल्यूज भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी आपकी x एक्सेस एंड वर्टिकल लाइन हो जाएगी आपकी y एक्सेस। अब हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। पहले हमारा था 0,0। पॉइंट क्या होगा हमारा 0,0। 0 1 नहीं लेना आपको, आपको लेना है 0 0, एक x का एक y का। ठीक है, जो x का लेंगे वही y का लेंगे। तो जब x 0 था तो y भी 0, तो ये हो जाएगा पॉइंट x में, मतलब x में आपको आगे नहीं बढ़ना है, 0 पे ही रुक जाना है, और y में आपको आगे नहीं बढ़ना है, 0 में ही रुक जाना है। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है 0,0। अब दूसरा पॉइंट है आपका 1,4 x का और उसी के साथ वाला y का। तो 1,4 यानी कि x में आपको 1 पे जाना है, ये चले गया 1 पे, और y में आपको 4 पे जाना है। तो y में आपको 4 तक जाना है, लेकिन आप इसी के 1 के ऊपर 4 तक जाएंगे और ये आपका पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। इस पॉइंट को मिला, इसे दोनों पॉइंट को मिला के हमें लाइन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये पेंसिल का यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें छोटा स्केल से ड्रॉ नहीं हो रहा है और बड़ा मेरे पास है नहीं। तो ये हो गई आपकी y इज इक्वल टू 4x। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 4x। इसी तरह हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरे लाइन के पॉइंट है 0,0, x पे भी नहीं जाना है, y पे भी नहीं जाना है, यानी कि यही पॉइंट हो जाएगा 0,0। और दूसरा पॉइंट है 1,2, x पे 1 जाएंगे और 1 के ऊपर y पे 2 जाएंगे, यानी कि ये पॉइंट हो गया आपका दूसरा। इस लाइन को और आगे बढ़ा देती हूँ मैं, ओ सॉरी, यही लाइन मैंने आगे बढ़ा दी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ये और ये पॉइंट हो गए। ठीक है, इसको भी हम मिला लेंगे, हाथ से मिला देती हूँ। कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। अब तीसरी लाइन के लिए पॉइंट हमारा 0,0 वो यहीं पे आ जाएगा और 1,1 वो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ये हम लाइन को बड़ी कर लेंगे। ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू x। क्लियर है, ग्राफ समझ में आया। अब ग्राफ के बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रोल बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। y आपका 4x है, पहली इक्वेशन है आपकी y इज इक्वल टू 4x, दूसरी है y इज इक्वल टू 2x और तीसरी है y इज इक्वल टू x। और स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपकी y इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां से आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी
होगी y इज इक्वल टू 4x में a की वैल्यू कितनी होगी, x का कोऑर्डिनेट 4, x का कोऑर्डिनेट क्या है, a है, तो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू कितनी होगी, ax के साथ प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस में कुछ भी नहीं है तो मींस 0, b की वैल्यू हो गई 0। इसी तरह से इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू हो गई 0 और इसमें a की वैल्यू कितनी हो गई, x का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 1 है, 1 और b की वैल्यू हो गई 0। अब हमें यहाँ पे रोल ऑफ a एंड रोल ऑफ b दोनों को बताना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ रोल ऑफ a का क्या रोल है, देखो a क्या होता है, पहले मैं ये बता देती हूँ आपको a और b होते क्या है। a हमारा होता है स्लोप और b हमारा होता है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप आपका होता है किसी भी लाइन का झुकाव, मींस जैसे ये लाइन है, ये क्या है, ये इसका झुकाव कुछ इस तरह से है, ये लाइन थोड़ा और इधर को झुकाव हो गया, ये इसका थोड़ा और झुकाव हो गया, ठीक है ना। उस झुकाव को ही, ढलान को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और y इंटरसेप्ट वो होता है कि जो आपकी लाइन है वो y एक्सिस को किस जगह पे काट रही है, वो उसका y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे रोल ऑफ a क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो चेंज हो रही है, ठीक है, a की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर a की वैल्यू सेम रहेगी, ढलान एक जैसा रहेगा, आपका जो है झुकाव एक जैसा रहेगा, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। देखो इसका भी ऐसे झुकाव होगा, इसका भी ऐसे होगा, इसका भी ऐसे होगा, तो लाइंस क्या होंगी आपकी, पैरेलल होंगी। बट लाइंस यहाँ पर पैरेलल नहीं होंगी क्योंकि इनका जो है ए डिफरेंट है, तो यहां हम लिख देंगे ए इज डिफरेंट in all equations, so lines are not parallel, पैरेलल नहीं है। और क्या है, जैसे जैसे हम देखेंगे लाइन ए की वैल्यू बढ़ रही है, ए की वैल्यू 1 किसमें थी, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, इसमें ए की वैल्यू 1 थी, तो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें ज्यादा हो गई, इसमें और ज्यादा हो गई, तो वैसे वैसे क्या होगी आपकी जो स्लोप है वो क्लोज आता जा रहा है y एक्सिस के। जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारी लाइन है, जो ग्राफ है, वो y एक्सिस के क्लोज आता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसी चीज को, as increase the value of a, line become closer to y axis, ठीक है। ये हो गया आपका रोल ऑफ ए। अब इसी तरह हम लिख लेंगे रोल ऑफ बी। बी का क्या रोल है, यहाँ पे बी का क्या रोल है, बी की वैल्यू सब में 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू 0 इन ऑल इक्वेशंस। मैंने क्या बताया था आपको, b की वैल्यू, b क्या होता है, y इंटरसेप्ट, यानी कि लाइन जहां पे y एक्सिस को कट करेगी। अब लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है, जब y इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन y एक्सिस को 0 पे ही कट करेगी। इट मीन सारी लाइनें क्या होंगी आपकी, 0 से, ओरिजिन से पास होंगी, ठीक है। यहां पर लिख देंगे हम ऑल लाइन्स आर passes through origin. Write a polynomial of degree 3 in the variable x. एक polynomial लिखना है हमें जिसकी डिग्री 3 होगी। डिग्री मीन्स क्या होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी। in which the coefficient of x square term is -7, x square का कोफिशिएंट क्या होगा, -7 होगा। तो सबसे पहले डिग्री 3 यानी कि मैक्सिमम पावर क्या होगी वेरिएबल की, 3 होगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, वेरिएबल हमें यहाँ बोला गया है कि x लेना है, मैक्सिमम पावर उसकी 3 होगी, तो ये ले लेंगे हम। उसके बाद हमें बोला गया है एक्स स्क्वायर की टर्म। अब जब भी कोई पॉलिनोमियल हम लिखते हैं तो जो वेरिएबल की पावर होगी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, यानी कि पहले एक्स क्यूब आया तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा मीन्स एक्स की पावर 1, और फिर हमारी जो भी
कांस्टेंट टर्म होगी वो आएगी नंबर वाली, ठीक है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि और कैसे कैसे आप लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको बोला गया है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7, तो यहाँ पे हमें -7 लेना है इसका कोफिशिएंट। अब उसके बाद यहाँ हम प्लस माइनस जो मर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसके आगे हम कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हैं, चाहे तो ना भी लगाएं तो 1 माना जाएगा, और इसके बाद हम कोई भी नंबर टर्म अपनी लगा सकते हैं 1 2 3 4, और ना भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम पावर हमारी वेरिएबल की 3 होनी चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप एक्स क्यूब के आगे 2 3 4 कुछ और भी लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब -7x², बस इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम 2x क्यूब -7x² तो आपका फिक्स है क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपको दे रखा है। इसके अलावा सपोज आपने 2 लिख दिया, या फिर आपने क्या लिखा 2x क्यूब -7x² प्लस 1 लिख दिया। ऐसे ही आप इसके कोई भी एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? Numbers निकालना है हमें। A positive number is 5 times the another number. दो नंबर के बारे में हमारा जिक्र हो रखा है और दोनों ही नंबर को हमें लेट करना पड़ेगा। तो क्या नंबर लेट करेंगे हम? एक नंबर को हम x लेट करेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा? A positive number is 5 times the another number. दूसरा नंबर उसका 5 टाइम्स यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो एक x होगा तो दूसरा 5x आ जाएगा, और दोनों ही नंबर क्या है हमारे? पॉजिटिव है, ये हमें गिवन है। तो लेट द नंबर्स बी x एंड 5x। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक नंबर x होगा और दूसरा 5 टाइम्स होगा, तो x एंड 5x हो गए। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, तो अगर दोनों नंबर्स में क्या किया जाए? 21 एडेड किया जाए। तो धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहां पे हम लिख देते हैं, सॉरी, एडिंग 21 को एडेड करना है, एडिंग 21 टू बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर्स में हम 21 को ऐड करेंगे, तो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा? x है तो x प्लस 21 हो जाएगा, दूसरा हमारा 5x है तो 5x प्लस 21 हो जाएगा। तो दोनों नंबर हमारे ये हो गए। आगे हमें बोला गया है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, इन दोनों में से एक becomes twice the other new number, दूसरे वाले का ट्वाइस हो जाता है। ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो एक नंबर हमारा न्यू नंबर दूसरे वाले न्यू नंबर का ट्वाइस हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाता है। व्हाट आर द नंबर्स? दोनों हमें नंबर बताने हैं, तो कैसे करेंगे? एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस हो जाता है, दूसरे नंबर का 2 से मल्टीप्लाई। तो किसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ x है, यहाँ 5x है, इट मींस ये नंबर बड़ा है। अगर इसे हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो क्या ये इसके इक्वल कभी हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किसे करेंगे? जो छोटा नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वो बड़े वाले के इक्वल आ सके। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, बाकी इससे हम कॉमन सेंस लगा के थोड़ा यूज करेंगे। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। इधर ये ऐसे ही रहेगा। अब 5x इधर है तो मैं इधर 2x को भी इधर ही ले आती हूं, इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा 2x माइनस का, और 42 इधर पहले से है प्लस का, और 21 इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का। क्लियर है? माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 21 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3x। x इज इक्वल टू 21, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू आ जाती है 7। हमें क्या बताना है? व्हाट आर द नंबर्स। कुछ बच्चे, कुछ क्या मैं कहूंगी कि 70% बच्चे यहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, ठीक है, और इसके हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, इसमें हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? नंबर्स क्या थे हमारे? x एंड, यहाँ पे लेट किए थे x एंड 5x, तो क्या हो जाएगा? 5x तो हमारा 7 आ गया है, और 5x हमारा क्या हो जाएगा? नंबर से पहले हम 5x निकाल लेंगे। 5x हमारा हो जाएगा 5 इंटू 7 यानी कि 35, 5 7 जा 35, तो नंबर्स हमारे हो जाएंगे 7 एंड 35।
5. If we multiply a number by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, we get minus 7 by 12. Find the number. हमें नंबर फाइंड करना है. इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नंबर हमें फाइंड करना होता है उसको हम x लेट कर लेते हैं. तो लेट द नंबर बी x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 5 by 2, यानी कि हमें x को मल्टीप्लाई करना है, अ नंबर जो नंबर हमारा था उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5 by 2 से. 5 by 2 से मल्टीप्लाई करके ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 5 by 2x. अब एंड ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके जो आया है ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐड करना है 2 by 3. ऐड 2 by 3, ऐड 2 by 3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट minus 7 by 12. और हमें क्या आंसर मिलता है, minus 7 by 12. सबसे मेन चीज होती है इसमें ये इक्वेशन बनाना, इसके बाद सॉल्व करना. इसको बहुत इजी है. फाइंड द नंबर. इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे. क्या करेंगे, देखो एक्स एक्स वाली टर्म्स एक तरफ रखनी है और जिनमें एक्स नहीं है वो दूसरी तरफ लेके जाना है. माइनस का 7 by 12, इधर प्लस में है 2 by 3, इधर जाएगा तो माइनस का 2 by 3. इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे. 12 आ जाएगा दोनों का एलसीएम. यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की मैंने एक अलग वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं. 12 बनाएंगे, 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा -7 -2 4 जा 8. माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 8 and 7 आपका हो जाएगा 15 by 12. साइन माइनस का आ जाएगा, साइन बड़े का आता है. अब यहां से x फाइंड कर लेंगे. यहां पे मैं इसको दोबारा लिख रही हूं एक बार. 5 by 2x इज इक्वल टू माइनस का 15 by 12. अब देखो यहां पे क्या होगा, 2 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर, और 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में नीचे. 2 6 जा 12, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6. कर दिया सिंपली. आंसर आ गया माइनस का 1 by 2. माइनस है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है और नीचे 2, तो आंसर इज माइनस का 1 by 2. तो नंबर हमारा कौन सा आ गया, माइनस का 1 by 2. अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह के मैथ्स के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें.